कहानी की शुरुआत एक बेहद डरावने और वीरान रेगिस्तान से होती है। ये ऐसी जगह है जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक बहुत पतली सी रेखा का फर्क होता है। इस रेगिस्तान में उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिन्हें समाज के लिए या तो बेकार समझ लिया गया हो या फिर इतना खतरनाक मान लिया गया हो कि उन्हें आम लोगों के बीच रखना नामुमकिन हो। इस उजाड़ इलाके की एक तरफ एक खास जोन है जिसे कंफर्ट जोन कहा जाता है, जहां रहने, खाने पीने और पहनने तक की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। बाहर से देखने पर यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन इस चमक धमक के पीछे ऐसे भयानक राज छुपे होते हैं जो किसी जहन्नुम से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग रहते हैं जो भूखमरी और मजबूरी की वजह से इंसानों को खाने लगे हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं, पीने को पानी तक नहीं, इसलिए जो भी उनके रास्ते में आता है वे उसे मार कर खा जाते हैं, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। इसी खतरनाक रेगिस्तान में एक लड़की को छोड़ दिया जाता है जिसका नाम आर्लीन होता है। यहीं से इस डरावनी कहानी की असली शुरुआत होती है। आर्लीन को वहां छोड़ने दो पुलिस अफसर आते हैं क्योंकि उसने ऐसे जुर्म किए होते हैं जिनकी कोई सजा तय करना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से फैसला लिया जाता है कि अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी उस दीवार के उस पार ही गुजारनी होगी। उसके बाद उसके साथ जो भी हो उसकी जिम्मेदारी अमेरिकी सरकार नहीं लेती। वहां लगे बोर्ड पर यह बात साफ साफ लिखी होती है कि इस जमीन पर रहने वाला हर इंसान पूरी तरह से खुद के भरोसे है। आर्लीन के पास एक कागज होता है जिस पर लिखा होता है फाइंड द कंफर्ट। वो इस वीरान और सुनसान रेगिस्तान में अकेले आगे बढ़ती चली जाती है। चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो इसी उम्मीद के सहारे चलती रहती है कि शायद उसे कंफर्ट जोन मिल जाए। कुछ देर चलने के बाद उसे सामने एक टूटी फूटी दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई देती है। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए उसी कार के अंदर बैठ जाती है। थकान के कारण कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। अचानक किसी के आने की आहट से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि कुछ अजनबी लोग हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके चेहरों पर दरिंदगी और हैवानियत साफ दिखाई दे रही होती है। आर्लीन भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह मारपीट कर उसे बेहोश कर देते हैं। जब आर्लीन को दोबारा होश आता है तो वो खुद को हाथ पैर बंधा हुआ पाती है। आसपास देखने पर उसे एहसास होता है कि उसे क्रैश हुए प्लेन के अंदर कैद करके रखा गया है। तभी वहां एक औरत आती है जो बिना किसी झिझक के आर्लीन के हाथ और पैर काट देती है और उन्हें अपने नाश्ते के रूप में खा जाती है। जी हाँ, ये सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन यही उन नरभक्षियों की हकीकत थी जिनका जिक्र शुरुआत में किया गया था। असहनीय दर्द के कारण आर्लीन वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमें पूरे नरभक्षी परिवार को दिखाया जाता है, जो संख्या में काफ़ी बड़ा होता है। ये लोग अपनी बॉडी और फिटनेस का खास ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही कुछ इंसानों को कैद करके भी रखते हैं ताकि उनके खाने की कभी कमी ना पड़े। इसी दौरान कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम जेसन होता है। जेसन भी इसी नरभक्षी गिरोह का हिस्सा होता है। उसका एक छोटा सा परिवार भी होता है जिसके साथ आगे चलकर बहुत कुछ भयानक होने वाला होता है। अब कहानी का फोकस कंफर्ट जोन की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ की जिंदगी पूरी तरह से अलग और आरामदायक दिखाई जाती है। यहाँ हर तरह की सुविधाएं मौजूद होती हैं। खाने के लिए भरपूर खाना, पीने के लिए साफ पानी और रहने के लिए अच्छी जगहें होती हैं। उधर आर्लीन महसूस करती है कि उसे एक अंधेरी कालकोठरी जैसी जगह में बंद करके रखा गया है, जो शायद इन नरभक्षियों का स्टोर रूम होता है। तभी उसे ऊपर से किसी की रूह कंपकपा देने वाली आवाज़ सुनाई देती है। उस डरावनी आवाज़ को सुनकर वो घबराकर अपने शरीर पर अपना ही गंदा कपड़ा लपेट लेती है। अगले दिन वही औरत उसे लेने के लिए वापस आती है। आर्लीन की हालत देखकर और उसके शरीर पर लगी गंदगी देखकर वो औरत घिन से पीछे हट जाती है, लेकिन उसे खाना तो खाना ही होता है, इसलिए वो पानी लाने चली जाती है। इसी दौरान आर्लीन चुपचाप वहां पड़ी एक लोहे की रॉड अपने पास छुपा लेती है। जैसे ही वो औरत वापस आती है, आर्लीन पूरी ताकत से उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। ये सब पास में कैद एक और इंसान देख लेता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी जीभ उसी सुबह इन लोगों ने नाश्ते में खा ली होती है। इसके बाद आर्लीन वहां से एक स्केटबोर्ड चुरा लेती है और अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। वो स्केटबोर्ड पर लेटकर काफी दूर तक चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद पूरी तरह थक जाती है और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बचती। आखिरकार वो वहीं रुक जाती है।
तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में एक ट्रॉली होती है। वो आर्लीन को ट्रॉली पर बिठाकर उसे खींचते हुए कंफर्ट जोन के गेट तक ले आता है। दरअसल वो आदमी बहुत बूढ़ा होता है, इसलिए अभी तक जिंदा बचा हुआ था। अगर वो जवान होता तो शायद अब तक किसी की थाली में परोसा जा चुका होता। जब कंफर्ट जोन के लोग आर्लीन को इस हालत में देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि उसके साथ ये सब नरभक्षियों ने किया है। वे उसे अंदर ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं और रहने के लिए उसे एक घर भी देते हैं। आर्लीन अगले 5 महीने वहीं रहती है। अब उसकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी होती है। उसे एक नकली प्लास्टिक की टांग भी मिल जाती है और अब वो कंफर्ट जोन में एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगती है। दूसरी तरफ कहानी फिर से जेसन की तरफ लौटती है। वो अपनी बेटी केट की एक तस्वीर बना रहा होता है, क्योंकि वो पेंटिंग करने में काफ़ी अच्छा होता है। तभी उसकी पत्नी आकर बताती है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जेसन अपनी पेंटिंग एक तरफ रख देता है और पास में कैद एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने बांध कर रखा था, क्योंकि आज वही लड़की उसके परिवार का खाना बनने वाली थी। वो लड़की उसके सामने गिड़गिड़ाती रहती है और हाथ जोड़कर उसे छोड़ देने की गुहार लगाती है, लेकिन जेसन के दिल में जरा भी दया नहीं होती। वो बेरहमी से एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ एक सुबह हम आर्लिन को देखते हैं। अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी होती है। जब भी वो शीशे में खुद को देखती है, उसे अपने शरीर की कोई ना कोई कमी साफ नजर आने लगती है। कटे हुए हाथ और पैर हर पल उसे उस दर्दनाक हादसे की याद दिलाते रहते हैं। अब उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि किसी भी कीमत पर उन नरभक्षियों से बदला लिया जाए। इसी इरादे से एक दिन वो बड़ी मुश्किल से एक बंदूक चुरा लेती है। इसके बाद वो कंफर्ट जोन के पीछे वाले सुनसान रास्ते से बाहर निकल जाती है, जहाँ से बहुत कम लोग आते जाते हैं। उधर हम जेसन की पत्नी शेलिन और उसकी बेटी केट को देखते हैं। दोनों किसी काम की चीज ढूंढने के लिए बाहर निकली होती हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कुछ जरूरी सामान मिल जाए। थोड़ी देर बाद आर्लिन की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। वो चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। डर के मारे शेलिन आर्लिन के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि वो उसे कुछ नहीं कहेगी, बस उन्हें छोड़ दे, क्योंकि उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची है। लेकिन जैसे ही आर्लिन को पता चलता है कि शेलिन भी एक नरभक्षी है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि मैंने भी तुम लोगों के सामने अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मेरे हाथ पैर काट लिए थे। इतना कहकर वो बिना एक पल गवाए शेलिन को वहीं गोली मार देती है। केट को समझ ही नहीं आता कि उसकी माँ के साथ अचानक क्या हो गया। वो सन्न रह जाती है। आर्लिन की नज़र उस मासूम बच्ची पर पड़ती है और उसके दिल में तरस आ जाता है। वो केट को मारती नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेकर कंफर्ट जोन वापस ले आती है। रास्ते में वही बूढ़ा आदमी उन दोनों को देख लेता है। उसे वहाँ रखा एक खरगोश पसंद आ जाता है, तो आर्लिन वो खरगोश उसके लिए खरीद देती है और फिर केट को अपने घर ले जाती है। आर्लिन का इरादा किसी भी हाल में उस बच्ची को नुकसान पहुँचाने का नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि इस सब में केट की कोई गलती नहीं है। दूसरी ओर काफी देर इंतजार करने के बाद जेसन घर से बाहर निकलता है। उसकी पत्नी और बेटी अब तक वापस नहीं लौटी होती। वो उन्हें ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसकी नज़र एक कूड़ेदान की तरफ जाती है, जहां उसकी पत्नी की लाश पड़ी होती है और कौवे उसे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। ये मंजर देखते ही जेसन समझ जाता है कि ये किसी ऐसे गिरोह का काम है जो बच्चों की सप्लाई करता है। उसी वक्त उसकी नज़र उसी बूढ़े आदमी पर पड़ती है। जेसन उसके पास जाता है, अपनी बेटी केट की बनाई हुई तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इस बच्ची को कहीं देखा है। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि हाँ, उसने देखा है, लेकिन एक शर्त पर। जेसन पूछता है कि कैसी शर्त? बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें भी मेरी तरह ही मेरा एक स्केच बनाना होगा, तभी मैं बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। ये सुनकर जेसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वो बेबस होता है। मजबूरी में वो वहीं बैठकर बूढ़े आदमी का स्केच बना देता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसी कागज पर एक शब्द लिख देता है, कंफर्ट जोन। ये देखते ही जेसन समझ जाता है कि उसकी बेटी कहाँ हो सकती है। इधर आर्लिन केट को लेकर एक क्लब में जाती है। उसी वक्त कंफर्ट जोन के सबसे अमीर आदमी की एक बड़ी पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी का मेजबान जॉन होता है। जॉन असल में पूरे इलाके में पाउडर की सप्लाई करता है। पाउडर से आप समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ की बात हो रही है। उसी पाउडर से बनी एक गोली लोग खाते हैं, जिसे लेने के बाद इंसान खुद को किसी दूसरी ही दुनिया में महसूस करने लगता है। आर्लिन भी वही टैबलेट ले लेती है। इसी दौरान केट के हाथ से उसका खरगोश छूट जाता है। उसे पकड़ने के चक्कर में वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी उसके सामने जॉन आ जाता है। वो केट को देख लेता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। दरअसल जॉन पूरे इलाके का मेयर भी होता है, इसीलिए वहाँ मौजूद कोई भी इंसान उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता।
उधर आर्लिन पर उस नशे का असर होने लगता है। उसके आसपास की दुनिया उसे बेहद खूबसूरत नजर आने लगती है, लेकिन फिर भी वो केट को ढूंढती रहती है। पूरी तरह से होश खो चुकी आर्लिन उसे खोजते खोजते पार्टी से बाहर निकल जाती है। चलते चलते वो इतनी दूर निकल जाती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता। उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसके बिल्कुल पास जेसन खड़ा हुआ है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि सामने जेसन खड़ा है। जेसन के हाथ में आर्लिन का नकली पैर होता है, जिसके बिना वो चल भी नहीं सकती। तभी जेसन उसे अपनी बेटी केट का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इस बच्ची को कहीं देखा है। डर के मारे आर्लिन झूठ बोल देती है कि उसने उस बच्ची को कहीं नहीं देखा। वो झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि अगर जेसन को सच्चाई पता चल गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जेसन को आर्लिन की जरूरत भी होती है, क्योंकि अगर कोई भी नरभक्षी कंफर्ट जोन के आसपास भी पहुंच जाए तो उसे वहीं गोली मार दी जाती है। इसी वजह से जेसन आर्लिन के सामने एक सौदा रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सही सलामत कंफर्ट जोन के अंदर छोड़ दूंगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बदले में तुम्हें अंदर जाकर मेरी बेटी को ढूंढकर मेरे पास ले आना होगा। वो उसे साफ साफ चेतावनी देता है कि अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा और फिर तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खा जाऊंगा। आर्लिन ये सौदा मानने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से काफी दूर आ चुकी होती है और अकेले वापस जाना उसके लिए बेहद खतरनाक होता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उनके सामने एक आदमी आ जाता है जो उसी नरभक्षी कबीले का हिस्सा होता है, यानी वो भी एक नरभक्षी होता है। वो जेसन से किसी तरह का सौदा करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इस लड़की का एक पैर मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें पेट्रोल दे दूंगा। जेसन इस सौदे से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बेटी तक पहुंचने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर वो आदमी कहता है, देख भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो इस लड़की को लेकर ही जाऊंगा। अगर रोकना है तो सामने आकर मुझसे भिड़ जा। तभी अचानक हालात ऐसे बनते हैं कि जेसन मजबूरी में आर्लिन को उसके हवाले कर देता है और बदले में पेट्रोल लेकर वहां से निकलने लगता है। आर्लिन चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन वहां मौजूद किसी इंसान को उसकी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेसन पीछे से उस पर चाकू से हमला कर देता है। वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद जेसन उसका एक हाथ काट लेता है। अब वे दोनों फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी दौरान वहां अचानक एक भयानक रेत का तूफान आ जाता है। मजबूरी में दोनों वहीं एक तंबू लगाकर रुक जाते हैं। धीरे धीरे तूफान शांत हो जाता है, लेकिन तब तक चारों ओर गहरा अंधेरा फैल चुका होता है। इस वजह से वे वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। जेसन उसी मरे हुए आदमी के कटे हाथ को आग पर भूनकर खाता है और वहीं मां आर्लिन को भी खाने के लिए देता है। रात के सन्नाटे में दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। वे एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। जेसन बताता है कि जब वो 16 साल का था तब वो एक बोट के सहारे अमेरिका में घुस आया था, लेकिन बॉर्डर पर उसे पकड़ लिया गया क्योंकि वो गैरकानूनी तरीके से देश में दाखिल हुआ था। तभी से उसे इसी खतरनाक इलाके में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। वहीं आर्लिन भी अपनी बीती जिंदगी की कहानी सुनाती है। वो पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA में काम करती थी, लेकिन उसे दुश्मन देश के एक आदमी से प्यार हो गया था। प्यार में अंधी होकर उसने उसे कुछ गोपनीय जानकारियां दे दी थी। जब अमेरिका को उसकी इस गद्दारी के बारे में पता चला तो सजा के तौर पर उसे यहाँ इस रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते सुनते काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक गोली चलती है। वो गोली सीधे जेसन को लगती है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। तभी कुछ लोग वहां आ पहुंचते हैं। वे सभी कंफर्ट जोन से आए होते हैं। वे आर्लिन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे कंफर्ट जोन में छोड़ देते हैं। लेकिन अब आर्लिन का मन वहां बिल्कुल भी नहीं लगता। वो जेसन को उस हालत में छोड़कर आना नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो एक बहुत मुश्किल फैसला लेती है और वापस उसी जगह लौट जाती है जहां उसने जेसन के साथ शाम बिताई थी। वहां उसे जेसन की स्केचबुक मिलती है, जिसमें उसकी बेटी केट के कई स्केच बने होते हैं। उन्हें देखकर आर्लिन अंदर से टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं केट के खो जाने की वजह वो खुद ही बनी थी। अब वो ठान लेती है कि चाहे जो भी करना पड़े वो केट को ढूंढकर जरूर लाएगी। वो वापस कंफर्ट जोन आती है और हर किसी से केट के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन किसी को भी उस बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। उधर वही बूढ़ा आदमी आसमान में उड़ते हुए कुछ कौवों को देखता है। उसे शक होता है कि शायद कहीं कोई जानवर मरा पड़ा है। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है, लेकिन वहां उसे जेसन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिलता है। वो जेसन को बचाने के लिए कौवा पकड़कर उसे खिला देता है ताकि उसके शरीर में थोड़ी सी जान वापस आ सके। इधर आर्लिन उदास होकर अकेली बैठी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र जॉन के महल पर पड़ती है। वहां से कुछ औरतें बाहर निकलती हैं और उन्हीं में से एक औरत के साथ केट भी होती है।
उस वक्त आर्लिन कुछ नहीं करती और चुपचाप सब देखती रहती है। दूसरी ओर बूढ़े आदमी की मदद से जेसन अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होता है। वो बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करता है और फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। इधर आर्लिन उस महल में पहुंचती है जहां बहुत सी औरतें काम कर रही होती हैं। वे सभी उस पाउडर को छोटे छोटे पैकेट्स में भर रही होती हैं। ये सब देखकर आर्लिन उनसे विनती करती है कि उसे भी यहाँ काम पर रख लिया जाए। यहीं हमें पता चलता है कि जॉन ने केट को गोद ले लिया होता है क्योंकि उसकी खुद की कोई औलाद नहीं होती। इसी वजह से वो आर्लिन को भी काम पर रख लेता है। इसके बाद एक औरत आर्लिन को एक कमरे में ले जाती है ताकि उसे अच्छे कपड़े पहनाए जा सकें। वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर आर्लिन अंदर जाती है और अपने नकली पैर के अंदर छुपाई हुई बंदूक निकाल लेती है। इसके बाद वो उसी औरत को बंधक बना लेती है और उसे अपने साथ जॉन के पास ले जाती है। आर्लिन जॉन को धमकी देती है कि अगर उसने अभी केट को नहीं छोड़ा तो वो इस औरत को मार देगी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी खत्म कर देगी। ये सुनते ही जॉन डर जाता है और बिना देर किए केट को छोड़ देता है। केट को लेकर आर्लिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल आती है। उसी समय सामने से आता हुआ जेसन उन्हें देख लेता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जेसन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी आर्लिन उससे गुजारिश करती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। ये सुनकर जेसन गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि हम लोग नरभक्षी हैं और तुम किसी भी वक्त किसी का शिकार बन सकती हो, लेकिन आर्लिन मना कर देती है। वो कहती है कि उसे जेसन से लगाव हो गया है और वो बस उसके साथ रहना चाहती है। इसी बीच केट अपने पिता से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। मजबूरी में जेसन केट के उसी खरगोश को पकाकर उसे खिला देता है। ये देखकर आर्लिन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, यही इस दुनिया की सच्चाई है। आखिरकार जेसन आर्लिन को भी स्वीकार कर लेता है। अब ये तीनों मिलकर एक परिवार बन जाते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा ये उन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि इस दुनिया में कब कौन किसका शिकार बन जाए कोई नहीं जानता। और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।